राम राम भाइयों, मैं थारा भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल होती है धन्ना भगत जाट की जयंती। और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उचाना विधानसभा के अंदर धन्ना जाट की जयंती मना रहे हैं, मनाएंगे आज के दिन। तो नायब सिंह सैनी जी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं धन्ना भगत जाट की। कौन था धन्ना भगत जाट? जिन लोगों को नहीं पता उनको भी बता देता हूँ। धन्ना भगत जाट का जन्म 1415 ईस्वी में हुआ था, राजस्थान के टोंक जिले की तूणी तहसील के धुआं गांव में। और ये हिंदू जाट थे और इनका धालीवाल गोत्र था और ये वैष्णव भक्त थे। कहते हैं इनके 3 भजन आदि ग्रंथ में मौजूद हैं। ये कृष्ण जी के भक्त थे और हिंदू और सिख धर्म के दोनों धर्म के लोगों की इनमें बड़ी आस्था है। जिस गुफा में ये तपस्या करते थे, कहते हैं वहां भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। और इनके भक्तों को धन्नावंशी स्वामी भी कहा जाता है। इनके जो भगत हैं धन्नावंशी स्वामी, वो राजस्थान के नागौर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और पंजाब हरियाणा के कई जिलों में पाए जाते हैं। तो धन्ना भगत को धन्ना भगत क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की मैं आपको कहानी बता देता हूँ। कहते हैं कि धन्ना भगत जाट जिस जमाने में पैदा हुए थे 1415 ईस्वी में, उस टाइम बड़े भयानक अकाल पड़ते थे। खाने को लोगों के पास अनाज नहीं होता था और लोग भूख से भी मर जाते थे। जो पुराने बुजुर्ग लोग अभी जिंदा हैं वो उन अकालों के बारे में बताते हैं तो रूह कांप जाती है आदमी की। कितने भयानक अकाल उस टाइम पड़ते थे। तो धन्ना भगत जाट एक दिन अपने बैलों को लेकर अपने खेत में ज्वार बोने के लिए जा रहे थे। एक थैली में उन्होंने ज्वार का बीज ले रखा था। तो जब वो अपने खेत में जा रहे थे तो उनको रास्ते में 4-5 साधु संत मिल गए। उन्होंने साधु संतों के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। तो वो साधु संत बोले कि बेटा, हम तो 4 दिन से भूखे हैं, हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं है। अगर आज हमको कुछ खाने को नहीं मिला तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो धन्ना भगत जाट ने कहा कि बाबा, मेरे पास तो ये ज्वार का बीज है जो पोटली में था, जो वो खेत में बोने के लिए लेके जा रहे थे। अगर इससे आपकी भूख मिटती है तो आप अपनी भूख मिटा लीजिए। तो साधु बेचारे भूखे थे। उन्होंने कहा चल बेटा यही दे दे, और उन्होंने वो ज्वार का बीज खा के अपनी भूख मिटाई। अब धन्ना भगत जाट की जो पत्नी थी वो बहुत ही गुस्से वाली थी। उसको अगर ये बात पता चलती कि जो बीज खेत में बोने के लिए दिया था वो उन्होंने साधुओं को खिला दिया, तो वो बड़ी नाराज होती। तो बताते हैं धन्ना भगत जाट ने कुछ कंकड़ पत्थर अपनी पोटली में डाले और अपने खेत में हल चला के वो कंकड़ पत्थर ही बो के आ गए। अब कुछ दिन बाद पड़ोसियों के खेत में तो ज्वार के पौधे उग गए और धन्ना भगत के खेत में बताते हैं तुम्बे की बेल लग गई। पूरा खेत तुम्बे की बेलों से भर गया। तो ये बात जब धन्ना भगत की पत्नी को पता चली तो वो खेत में गई और एक तुम्बे की बेल तोड़ के लाई और धन्ना भगत से पूछा कि जो ज्वार का बीज लेके गए थे वो कहाँ गया और ये तुम्बे की बेल कैसे खेत में पैदा होगी। तो धन्ना भगत ने बताया कि वो जो ज्वार का बीज था वो मैंने भूखे साधुओं को खिला दिया। तो इस बात से नाराज होकर उनकी पत्नी ने वो तुम्बे की बेल बताते हैं उनके सिर में दे मारी। और वो जब तुम्बे की बेल टूटी तो बताते उसमें से 5 किलो ज्वार निकली। तो ये देख के पूरा गांव, धन्ना भगत और उनकी पत्नी भी हैरान रह गए कि एक बेल में से एक एक धड़ी 5-5 किलो ज्वार निकल रही है। फिर सारी जो तुम्बे की बेल थी वो तोड़ी गई और बताते इतनी ज्वार इकट्ठी होगी कि धन्ना भगत का पूरा घर ज्वार से भर गया और उन्होंने 10-10 मन यानी 4-4 क्विंटल ज्वार पूरे गांव को दान में दी। तो ये थी धन्ना भगत की कहानी। अब हरियाणा की कहानी पे आ जाते हैं। नायब सिंह सैनी साहब की क्या रणनीति है, अचानक से जाटों के प्रति उनके दिल में जो प्यार प्रेम उमड़ा है उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी पे बात कर लेते हैं। नायब सिंह सैनी साहब ने 2-3 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव किलोई में भी वो गए थे किसी स्पोर्ट्स का उद्घाटन करने। वहां पे उनको किलोई गांव की औरतों ने बाल्टी के अंदर दूध पिलाया तो उन्होंने मुंह लगाकर बाल्टी से दूध पिया। बहुत अच्छी बात है। दूध और पूत तो कहते हैं भाग वाले आदमी के घर में पैदा होता है।
इसके अलावा भी उन्होंने विनेश फोगाट को भी 4 करोड़ रुपए दिए और आज वो धन्ना भगत जाट की जयंती भी मना रहे हैं। तो रणनीति तो अच्छी है, नायब सिंह सैनी आदमी भी बहुत बढ़िया है और उनकी जो कोशिश है उसकी सराहना भी होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है सैनी साहब कि दाव उल्टा भी पड़ जाता है। जो आपकी पार्टी ने पिछले 10 साल में मेहनत करके हरियाणा में एक वोट बैंक तैयार किया है, कहीं ऐसा ना हो वो वोट बैंक आपको छोड़ के भाग जाए, कोई और ठिकाना ढूंढ ले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके मेरे पास सबूत हैं। ये जो आज आपके पास वोट बैंक है, ये किसी जमाने में कांग्रेस का वोट बैंक होता था, जब कांग्रेस का नेता होता था चौधरी भजन लाल। जिस दिन कांग्रेस ने चौधरी भजन लाल की जगह नेतृत्व परिवर्तन किया, उसी दिन ये वोट बैंक कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में आ गया, क्योंकि भाजपा का तो हरियाणा में अपना कोई वोट था ही नहीं। भाजपा की तो गिनती की 4-5 सीट आती थी। ये सारा वोट जो ट्रांसफर भाजपा में हुआ है, ये कांग्रेस का वोट है। और कांग्रेस के अंदर जो वोट आज है वो इंडियन नेशनल लोकदल का वोट है। इंडियन नेशनल लोकदल खत्म होगी तो जो आप रणनीति अपना रहे हैं अपनी पार्टी के हाईकमान की, पता नहीं आपने इजाजत ली है कि नहीं इजाजत ली है। ये रणनीति कहीं आपकी पार्टी को नुकसान ना पहुंचा दे। हमको आपकी पार्टी की सेहत की बहुत चिंता है, क्योंकि आपकी पार्टी की घोषित और अघोषित नीति सारी दुनिया जानती है। आपकी पार्टी ने अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाटों को 1 दर्जन टिकट दिए, जहां जाटों की जनसंख्या 10% से भी कम है। और हरियाणा में जहां जाट 30% है, वहां पे 16 टिकट दिए। तो ये नीति पूरी दुनिया को पता है आपकी पार्टी की। इसके अलावा हरियाणा से केंद्र में 3 मंत्री बनाए, तीनों अलग अलग जातियों के, लेकिन 30% जनसंख्या वाले को मंत्री नहीं बनाया। और हमारे देश की आजादी के 78 साल के इतिहास में ऐसा भी पहली बार है कि 10 साल से कोई जाट कैबिनेट रैंक का मंत्री नहीं है। तो आप क्यों उनकी इस रणनीति में पलीता लगा रहे हो सैनी साहब? अब हरियाणा में ना तो विधानसभा का चुनाव है और ना ही लोकसभा का चुनाव है। तो जब चुनाव नजदीक आए, जब सोचना, जब कोई रणनीति बनाना। आपने 4 करोड़ रुपए विनेश फोगाट को दे के, और जरा सोचिए उन लोगों के दिल पे क्या बीती होगी जब विनेश फोगाट अपने मेडल से चूक गई थी। तो जिन लोगों ने दिवाली मनाई थी, खुशियां मनाई थी, आपकी पार्टी के अंधभक्त ट्रोल आर्मी, उनके दिल पे क्या बीती होगी। और उन लोगों के दिल पे क्या बीतेगी जो राजकुमार सैनी के नफरती भाषणों पे तालियां बजाते थे, और राजकुमार सैनी को अपने गांव में अपनी चौपाल में बुला बुला के उनको मालाएं पहनाते थे। उन लोगों के दिल पे क्या बीतेगी जो रोशनलाल आर्य के साथ खड़े होकर रोहतक के एक पार्क में शपथ खा रहे थे कि ना जाट के राम राम करूंगा, ना जाट से राम राम लूंगा, ना दूंगा, ना जाट की दुकान से सामान खरीदूंगा, ना अपनी दुकान से जाट को सामान दूंगा। तो ये जो एक पूरी आपने एक वोट बैंक तैयार किया था, ये उल्टा दाव भी पड़ सकता है। मैं तो खाली आपको समझा रहा हूं, बाकी आप खुद ही समझदार आदमी हैं। अब चुनाव है बिहार में इसी साल और यूपी में। तो जो एनर्जी आप यहाँ वेस्ट कर रहे हैं हरियाणा में, उसका आपको आधा आधी एनर्जी भी यूपी बिहार में अगर वेस्ट करें तो आपके काम आएगी। जिस दाव से आपने उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में राजनीति करी है, उसी दाव से आज आपको पटकने की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में कल अखिलेश यादव ने आगरा में जो शक्ति प्रदर्शन किया, वो सारी दुनिया ने देखा। और जो जिस रणनीति के तहत आपने अखिलेश यादव को हराया था, यादव वर्सेस अदर करके, अब वो ठाकुर वर्सेस अदर कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। कल उसने वहां बैठकर आंकड़े गिना दिए कि कितने अफसर योगी आदित्यनाथ की जाति के यूपी के अंदर लगे हुए हैं। डीएम, एसडीएम, एसएचओ, एसपी, डीएसपी सब गिना दिए उन्होंने। और कहते हैं जब आदमी का वक्त खराब होता है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। अभी वहां पर आगरे के अंदर रामजी लाल सुमन और करनी सेना का विवाद सुलझा भी नहीं था कि वहां पे एक और कांड हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति के दबंगों ने एक जाटव जाति की बारात को पीट दिया। दूल्हे को कॉलर पकड़ के घोड़ी से गिरा के लाठियों से मारा, पूरी बारात को पीट दिया। तो ये और आग में घी का काम करेगा। अखिलेश यादव ने वहां 35 वर्सेस 1 कर दिया, ठाकुर वर्सेस सारी जाति, जो आपने उनके खिलाफ यादव वर्सेस अदर्स किया था। अब बिहार के अंदर आपको जाके 35-1 करना है। बिहार में यादव 14% है, आपको 86% वोट लेना है, नहीं तो आपकी जगह सही होगी। आपको जनता को ये बताना है
कि 20 साल पहले बिहार में जंगल राज था। जिस बिहार में खून की नदियां बहती थी वहां आज दूध की नदियां और शहद की नदियां बह रही हैं। हर आदमी को रोजगार मिल रहा है। ये जो बिहारी माइग्रेंट मारे मारे पूरे देश में फिर रहे हैं, ये तो बेवकूफ लोग हैं। बिहार में आज इतने रोजगार हैं कि उनको वहीं पे रहना चाहिए। 20 साल में बिहार का बहुत ज्यादा विकास आप लोगों ने कर दिया है। तो आपका कदम तो ये सराहनीय है, इसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए जो आप कर रहे हैं हरियाणा में भाईचारा बढ़ाने के लिए। लेकिन आपकी पार्टी की रणनीति के हिसाब से ये कदम बहुत ही घातक साबित हो सकता है। दो नावों की सवारी करोगे सैनी साहब तो डूबने का खतरा है। आपको आपकी पार्टी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बना के बलि का बकरा बनाया था। पार्टी को ऐसा लगता था कि पार्टी चुनाव हारेगी तो खट्टर साहब की जो बैड गवर्नेंस है 9.5 साल की, उसका भांडा नायब सिंह सैनी साहब के सर पे फोड़ दिया जाएगा। वो तो भला हो भूपेंद्र हुड्डा की गलत रणनीति का, गलत टिकट चयन का, और भला हो कुछ निर्दलियों का जिन्होंने चुनाव में खड़े होके कांग्रेस का खेल बिगाड़ा और आपका खेल बनाया। और थोड़े से अंतर से आप हारते हारते बच गए। 60% वोट आपके खिलाफ पड़ी, फिर भी आपकी सरकार बन गई। आपको मुबारक हो। हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप गलत रणनीति पर चल रहे हैं। हम आपको सलाह देते हैं, वो हमारा काम है। मानना ना मानना आपका काम है। आप वैसे ही बहुत समझदार आदमी हैं। अच्छा भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करता हूँ।